नमस्कार भी सभी को। आज हम क्या पढ़ेंगे भी? क्या पढ़ रहे हैं पहले तो सब्जेक्ट बोले भी। सभी जय मां सरस्वती का नाम लें। और आपका एसजीएम गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्या पढ़ रहे हैं भी हम? इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। और इंडियन पॉलिटी में हम कौन सा भाग कर रहे हैं? भाग 9 कर रहे हैं भी। भाग 9 कर रहे हैं भी, जिसमें हमने भाग 9 जो पंचायत का कल की क्लास में जिक्र कर लिया था। आज हम भाग 9 क्या करेंगे भी? लिखो भाग 9 क्या भी। भाग 9 क्या भी, जिसमें जिक्र है भी नगर पालिका का। जिसमें किसका जिक्र है? नगर पालिका का। जो भाग पंचायत का जो हमने किया भाग 9, उसमें आर्टिकल कितने थे भी? 243 से 243 ओ तक थे। इसमें लिखे भी आर्टिकल 243 पी से आर्टिकल 243 पी से शुरू होते हैं, 243 जी तक चलेंगे भी। हाँ जी, पी क्यू आर एस टी यू, एक मिनट, जेड जी आएगा भी। मैंने ये गलत कर दिया, एक मिनट। ठीक है, जेड जी आएगा। कहाँ तक चलेंगे? जेड जी तक। एक बार जेड आने के बाद दोबारा ए बी शुरू होगी थी। तो ये आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं भी पंचायत में कहाँ तक थे? 243 से लेके 243 ओ तक थे। कहाँ तक थे? 243 से लेके 243 ओ तक थे। और भाग जो इसका क्या जोड़ा गया, जिसमें क्या जोड़ा गया भी? नगर पालिका। जिसमें आर्टिकल क्या है? 243 पी से लेके 243 जेड जी तक था। जेड तक कंटिन्यू चले, फिर ए बी, फिर दोबारा शुरू हो गए, तब जी तक चले। ठीक है भी। और नगर पालिका जो हमने जो ये जोड़ा, कौन से संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका जोड़ी गई भी? बताया हुआ अभी। कौन से संविधान संशोधन भी? 74वां संविधान संशोधन। किसके तहत नगर पालिका जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन के तहत। बातें नहीं भी। संविधान संशोधन के तहत जो कब आया भी? 1993 में आया। ये ना 1992 ही बिल ये आया 93 प्रॉपर। इसकी 93 देता है। इसका ना तो ये पूछता, हाँ पंचायती राज प्रॉपर डेट पूछता है। नगर पालिका की अभी तक प्रॉपर डेट कभी नहीं पूछी। सीधा ही कोई बुक्स में, हर बुक्स में आपको सीधा ही मिलेगा भी। ये जो 74वां संविधान संशोधन जो लागू हुआ नगर पालिका, वो 1993 में लागू हो गया। इसके पीछे लिख लो, ये लागू हुआ। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पंचायत से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां था। नगर पालिका से संबंधित कौन सा है? 74वां है। कौन सा है? 74वां है। क्लियर भी? इसमें कितने विषय जोड़े गए थे भी? नगर पालिका में कितने विषय जोड़े गए? 18 विषय जोड़े गए थे। और पंचायत में कितने विषय जोड़े गए? 29। ये यहां से क्वेश्चन बनेगा। 74वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? कौन सी जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में किसका जिक्र है? किसका जिक्र है अभी? अरे जोड़ा गया। पहले ना तुम देखना सीखो, चीज को पहले देखा करो ध्यान से। सामने लिखे फिर भी तुम नहीं बोल सकते। 74वां संविधान संशोधन के तहत क्या लाया गया अभी? नगर पालिका। तो 12वीं अनुसूची में क्या होगा? नगर पालिका। इसमें सोचने वाली कौन सी बड़ी बात थी? और तुम्हें आज शायद मैं दूसरी तीसरी बार करवा रही हूं। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें जब अनुसूचियां करवाई थी ना, उस टाइम ये सारी बातें करवाई थी। अब ये भाग आया ना, तो ये बताना जरूरी है। तभी तो कहते हो तुम लिखना कम क्या करो, ध्यान से उस चीज को देखा करो। ये कहीं ना कहीं तुम्हें लिखा मिलेगा, बहुत सारी बातें मिलेगी तुम्हें लिखी हुई। ध्यान से उस चीज को देखो भाई। जो ये अब भाग 9 आ गया, क्वेश्चन आ जाए भी नगर पालिका है वो कौन से भाग में जोड़ी गई, तो कौन सा भाग बताओगे? 9 क्या में जोड़ी गई।
और भाग ख किसका है? बताया नहीं मैडम। भाग ख किसका है? ये मैंने उस दिन बताया था, अभी पहले बताया हुआ है मैंने। 3 भाग बताए, पंचायत जोड़ी, नगर पालिका जोड़ी और सहकारी समितियां जोड़ी। तो भाग जो क है, सुन लो पहले क्वेश्चन आएगा, भाग 9 में किसका जिक्र है? पंचायत का। पंचायत ना दे के वो कई बार स्थानीय स्वशासन दे देता है, तो भाग 9 में किसका जिक्र है? स्थानीय स्वशासन का जिक्र है। किसका जिक्र है? स्थानीय स्वशासन का। ये दोनों बातें लिख लो। पंचायत ना देके वो सीधा ही दे देता है, स्थानीय स्वशासन का जिक्र है। लगभग बुक में ऑलमोस्टली यही मिलता है। स्थानीय स्वशासन का जिक्र कौन से भाग में है? 9 में। और भाग 9 का में किसका जिक्र है? नगर पालिका का। आर्टिकल में 243 पी से 243 जेड जी तक है। कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 74वां। कब आया? भी आया तो 92 में था, परंतु लागू कब हुआ? 93 में हुआ। इसकी कोई प्रॉपर डेट आज तक तो पूछी नहीं गई है। और इसमें कितने विषय जोड़े गए? पंचायत में कितने विषय जोड़े गए? क्लियर भी सभी को? अभी भी मेरे को डाउट है, कोई बात नहीं, कल पूछूंगी फिर तुम कंफ्यूज। इसके साथ लिखें विभाग 9 ख में भाग 9 ख में, भाग 9 ख में है सहकारी समितियों का जिक्र है। भी सहकारी समितियां भी किसका जिक्र है? भी सहकारी समितियों का है। इनका आर्टिकल लिखे भी। दो 243 बातें आ रही है, लड़कियों में आवाज बहुत आ रही है। ZH से लेके 243 ZT तक है। जो सहकारी समिति है वो कौन से भाग में जोड़ेगी? 9 ख में जोड़ेगी। किस में जोड़ेगी? 9 ख में। 243 ZH से लेके G पर समाप्त हो रहा है नगर पालिका, यहां H से शुरू हो जाएगा और कहां तक चलेगी? T तक चलेगी। क्लियर? आपको सीधा ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, वहां लिखा होगा। जो ये सहकारी समितियां क्या है, लिखना नहीं है, सुन लो, पूछा नहीं गया भी सहकारी समितियों में किसका जिक्र आता है। जैसे आपने उपभोग सहकारी समिति सुना होगा, उत्पादन सहकारी समिति सुना होगा और वितरण सहकारी समिति सुना होगा। सुना है? सार्वजनिक सहकारी समिति सुना है? ये क्या बोला है मैडम? यही बात है। जैसे सुन लो, अरे समझना जरूरी है, क्वेश्चन वहां तक पूछेगा, यहाँ क्वेश्चन नहीं आता, पर ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है उसका। लिखो पहले, सुन लो भाई। उपभोक्ता सहकारी समिति, उत्पादक सहकारी समिति, विपणन सहकारी समिति, ऐसे नाम मिलेंगे तुम्हें, इकोनॉमिक्स में आते हैं। जो उपभोक्ता होता है ना, ये जैसे उपभोक्ता कौन होता है? कंज्यूमर कौन है? आज सामान लेने गए तो आप ही हैं, और जो देने वाला है उत्पादक है। इतना समझते हो? उपभोक्ता में ये होता है भी जो अगर उपभोक्ता तक जैसे कोई माल बना है वहां तक उसको पहुंचाना, इस समिति का वो होता है। उत्पादक का होता है भी प्रोडक्ट को सस्ता से सस्ता बनाना। उसका जैसे प्रोडक्ट, जैसे मान लो छोटे किसान होते हैं, थोड़ा थोड़ा बनाते हैं, थोड़े थोड़े गेहूं उगाते हैं, उसको इकट्ठा करके, मान लो हर कोई तो नहीं मंडियों में जा सकता ना, नॉर्मल उनको इकट्ठा भी करते हैं ना कोई, जैसे आड़तिया इकट्ठा करता है फिर वो आगे सप्लाई करता है। हाँ, उत्पादक में होता है भी जो छोटे छोटे किसान है उनका लेके और उनको आगे सप्लाई करना। उपभोक्ता है हर उपभोक्ता तक पहुंचाना। और विपणन का होता है भी ये जो विपणन है ना, ये सहकारी समिति है भी, उसे जो चीजें होती है उनकी सप्लाई भी आगे, उनकी जो मार्केटिंग है वो सारा विपणन का कार्य होता है। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? ऐसे लग रहा है कई बच्चों के चेहरे देख के भी कुछ भी समझ में नहीं आया। तो ये बेटा समितियां होती है, सहकारी समितियां। मान लो सरकार के अंडर में भी अभी तक, मान लो सपोज करो अभी जो पेप्सी आएगी, अब कोका कोला, पेप्सी,
मेरे को ब्रांड के नाम ही कम ही पता है। तो ये आएगी, तुम तक पहुंचा रहा है ना, कोई उपभोक्ता तक पहुंचा रहा है, कहीं उत्पाद हो रही है, कहीं पहुंच रही है। तो ये सब काम कौन करता है? सहकारी समितियां करती है। एक बंदा नहीं कर सकता, पूरी उनकी कमेटी होती है वो सप्लाई करना मार्केट में। यहाँ जैसे मान लो हथियाद में ज्यादा केले मिलते हो, केले की सप्लाई यहाँ ज्यादा होती हो, तो एक साइड हो सकता है केले ना मिलते हो, तो यहाँ से आगे जाएगी ना। वो ये तो नहीं है अभी किसान उगा रहा है वही आगे पहुंचा के आएगा मार्केट में, बेच के तो वो नहीं आएगा, वो तो मंडी में ला के रख देगा, उसके आगे सप्लाई कौन करेगा? ये विपणन दोबारा की जाएगी, भी आगे से आगे उनकी सप्लाई होती रहेगी। क्लियर भी? चलो तो ये हमारे भाग थे भी, जो हमने भाग 9 कंप्लीट किया। जिस भाग 9 में क्या किसका जिक्र है भी? किसका जिक्र है? स्थानीय स्वशासन का, पंचायत का जिक्र है। सीधा ही पूछ ले भी भाग 9 तो किसका जिक्र है? पंचायत का। और भाग पूछ ले 9 क्या भी, अगर ख पूछ ले, क्लियर में? आगे लिखो भाग 10 में, भाग 10। भाग 10 में एससी और एसटी का जिक्र है भी। भाग 10 है वो एससी और एसटी से संबंधित है। एससी में अनुसूचित जाति और एसटी भी अनुसूचित जनजाति में, इनका जिक्र किया गया है। एससी और एसटी का भाग किसमें जिक्र किया गया है? भाग 10 में। किसमें जिक्र किया गया है? भाग 10 में। क्लियर में? आर्टिकल लिखो। आर्टिकल 244 से 244 क तक जिक्र है। किसका है भी? एससी और एसटी का जिक्र किया गया है। ये तो मैंने तुम्हें बहुत बार बताया। एससी सबसे ज्यादा कहाँ है? 44 से ही है शुरू, 44 और 44 क और जोड़ा गया है। एससी सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? यूपी में। कहाँ रहते हैं भी? कई बच्चे हैं जिनको शॉर्ट समझ में नहीं आता, वो पूरी लाइन लिखे। ऐसे लोग हैं सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं भी? यूपी में। ऐसे लोग सबसे ज्यादा परसेंटाइज में पूछे तो कहाँ रहते हैं? पंजाब में। क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चों, यहां से क्वेश्चन पूछता ही है। एसटी है, एसटी लोग सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं भी? हाँ जी, एमपी, मध्य प्रदेश। उसके बाद एसटी पूछ ले, एसटी लोग सबसे ज्यादा परसेंटाइल में पूछे तो कहाँ रहते हैं? मिजोरम। हाँ जी, मिजोरम। समझ में आया भाई? ऐसे सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? परसेंटाइल में पूछी तो? और एसटी सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? परसेंटाइल में पूछे तो? मिजोरम में। यूपी की राजधानी भी? कौन सी नदी के किनारे बसा लखनऊ? क्या कहा जाता है लखनऊ को? नवाबों का शहर। लखनऊ में एक बैंक का हेडक्वार्टर पड़ता है, कौन से बैंक का भी? सिडबी का। कौन सी का भी? सिडबी का। ये मैं बार बार क्यों लिखती हूँ? क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद पंजाब की राजधानी भी? चंडीगढ़ का डिजाइन किसने तैयार किया? किसने किया था? कहाँ का है दिल्ली कार्बोलिस? चंडीगढ़ में कौन सा सेक्टर नहीं है? क्यों नहीं है? रीजन बता सकते हैं?
क्या? हाँ जी, यही सुना है भाई, अनलक्की मानते थे। जो ली कार्बुलियन था ना, वो डिजाइन तैयार किया है, तो उसमें 13 नंबर सेक्टर नहीं था। ये पूछता है एग्जाम में, कौन सा नंबर सेक्टर नहीं है? 13 नंबर सेक्टर नहीं है चंडीगढ़ में भी। कहते हैं अनलक्की मानते थे, ये मैंने सुना है भाई। कोई मुस्लिम भी था, उनका कोई परंपरा रही होगी, तो उन्होंने 13 नंबर सेक्टर नहीं दिया। अब अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार बनते हैं, तो तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है, चंडीगढ़ में कौन सा सेक्टर नहीं है? 13 नंबर सेक्टर नहीं है। क्लियर में? उसके बाद है मध्य प्रदेश की राजधानी भी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो तिरस्ती हुई, भोपाल तिरस्ती, वो कब हुई भी? 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी। मिजोरम की राजधानी में क्या है भी? एसटी पूछे परसेंटाइल में सबसे ज्यादा कहां रहते हैं? मार लिया ना रट्टा, बस जैसे लिखा है वैसे रट्टा मार लिया। ऐसे रट्टा नहीं मारना, समझना है उस चीज को। एसटी सबसे ज्यादा कहां? मध्य प्रदेश में। परसेंटाइल में मिजोरम में। एससी सबसे ज्यादा कहां? परसेंटाइल में। क्लियर? रट्टे में बड़े तेज हैं बच्चे। चलो अब आगे लिखे भाग 11 में। भाग 11 अब मेन पॉइंट आएंगे आपका, लगभग मैटर सुन लो। अरे बच्चे शोर नहीं भाई। अब ना आपके भाग कंप्लीट करते जाओगे ना, जैसे कहते हैं ना, जैसे हम घर में जैसे कोई खल का कट्टा खोलते हैं तो एक गांठ खुल जाती है तो धागा खुल जाता है ना, उस तरीके से आपके ये खुलते जाएंगे। 6 तक बड़ा मुश्किल था। अब मेन पॉइंट रहेंगे, जैसे वित्त आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, अब वो पढ़ने हैं। 6 तक भाई थोड़ा वो था भाई, यहां तक पढ़ना बहुत जरूरी था। अब आगे जैसे भाग करोगे ना, आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। लिखो भी भाग, जो भाग किसमें हमें 9 नहीं है, भाग 11 है भी। भाग 11 किसका जिक्र है भी? संघ और बातें नहीं भी, संघ और राज्यों के बीच रिलेशनशिप भी, संबंध। रिलेशनशिप से ज्यादा समझते हो तुम। आर्टिकल भी कहां तक समाप्त हुए? 44 तक पहुंच गए आर्टिकल। लिखो फिर 245। 245 से 263 भाई, 263 आर्टिकल 245 से 263 किनके बीच में संबंध भाई? संघ और राज्यों के बीच। कानूनी संबंध भी होते हैं, प्रशासनिक संबंध भी होते हैं। 2 संबंध है, लिखो फर्स्ट में लिखो। अध्याय भी लिख लेना, इनके अध्याय दिए। अध्याय फर्स्ट में क्या दिया है? विधायी संबंध। जो आर्टिकल दिया है 245 से 255 तक। आगे लिखिए अध्याय सेकंड, प्रशासनिक संबंध। बातें नहीं भी, अरे हंस क्यों रहे हो तुम? किस बात की हंसी आ रही है? पहले तो वो बता दो, फिर वो ये बाद में लिखा देंगे। अच्छा हिचकी आ रही है? पानी पिया? कोई और ही बात है? क्या बात है अभी? फिर सभी को हंसी आने लगी। हिचकी वाली कौन सी बड़ी बात है? पढ़ लो फिर हंसी आएगी। 7 वाला लग गया ना, अब तो आ रही है, फिर बंद हो जाएगी। कौन सा भाग पढ़ रहे हैं अभी? कौन सा पढ़ रहे हैं? नहीं मन है पढ़ने का, कोई बात नहीं, सीधे बोल दो, कोई जरूरी नहीं है।
नहीं तो सीरियस होके पढ़ो। भाग 11 में किसका जिक्र है? संघ और राज्यों के बीच संबंध भाई। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, एक कानूनी और एक प्रशासनिक। लिखो भी, अध्याय लिख लेना बेटा। अध्याय फर्स्ट में किसका जिक्र है? विधायी। जो कानूनी संबंध है वो किसमें? आर्टिकल 245 से 255। अब लिखिए प्रशासनिक संबंध में जो आर्टिकल 256 से कितना बच गया? 263 तक। भाग 11 में किसका जिक्र है? संबंध में। अध्याय फर्स्ट में क्या लिखा है? विधायी संबंध। जो आर्टिकल में 245 से 55। अध्याय सेकंड में क्या लिखा? प्रशासनिक संबंध, जिसमें आर्टिकल भी 256 से 263। आगे लिखो भाग 12 में लिखेंगे। भाग 12 में वित्त भी, फाइनेंस, संपत्ति, प्रॉपर्टी भी, संविदाएं, कॉन्ट्रैक्ट्स भी और बाध्य भी। रिलेशनशिप हो गया तो फिर बाध्य भी तो करते हैं ना? अरे करते हो नहीं? पैसे की बात चलेगी, रिलेशन बना दिया तो पैसे की बात चलेगी। संपत्ति का जिक्र होगा फिर तेरी हंसी भी कितनी आती है। बाध्य भी किए जाएंगे। तेरे को रोटी बनाने की जरूरत नहीं है, वो बाद में पता चलता ना क्या नहीं है। तो भाग जो 12 है उसमें किसका जिक्र है? भी वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाध्य भी। सुविधाएं, कॉन्ट्रैक्ट्स। इतने इतने बड़े अक्षर लिख रखे हैं, वो भी दिखाई नहीं दे रहे, तो भाई आंख चेक करवा ले। तो इनका आर्टिकल लिखेंगे। बातें नहीं। आर्टिकल 200। अरे तुम इतना मस्त अपने सपनों में खो, जब तक नौकरी नहीं है ना तो कुछ नहीं है। और ये बात मान लो, और जो शादीशुदा ना उनसे पूछ लेना अगर कुछ बन रहा है तो। अब तुम्हें लग रहा पता नहीं शादी है, वो शादी हो जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और मैंने कल भी तुम्हें बताया, जैसे अब हम दिखाई दे रहे हैं ना, वैसे वास्तव में हम है नहीं। यहाँ आते हैं तो बूट सूट, हेयर स्टाइल, मतलब अट्रैक्शन जो होता है ना उसके लिए। तो ये मेरे बच्चों, इनसे कुछ भी नहीं होगा, वो बाद में ही अच्छे लगते हैं। अब तुम्हें ये मजाक लग रही है, मैं ये क्यों बोल रही हूं? ताकि याद रह जाए तुम्हारे। मान लो थोड़ा सा इनसे जोड़ के अगर तुम्हें पढ़ाती हूँ ना, तो ये चीजें तुम जल्दी कैचअप कर जाते हो। कुछ लड़कियां कुछ तो रट्टे मार के याद कर लेंगे भी। कुछ बच्चे हैं यहाँ पढ़ा, बैग लिया, वही जैसे घर रखा वैसे उठा के ले आया। तो उनके लिए क्या पता उनकी किस्मत काम कर जाए, दिमाग में आ जाए भी रिलेशन किसमें पड़ा था, संपत्ति पैसे का जिक्र किसमें था, और जो वादे किए वो कहाँ किए थे। तो आर्टिकल लिखे भी, आर्टिकल है 264 से 300A तक भी। आर्टिकल है 264 से 300A तक भी। लिख लिया मेरे बच्चों? अध्याय लिखे। भाग, कौन सा भाग पढ़ रहे हैं हम? 12। बीच में 13 की आवाज आ रही है। भाग 12 का हम अध्याय पढ़ेंगे। फर्स्ट में जिसमें जिक्र है वित्त का, फाइनेंस का, पैसे का।
जिसके साथ में एक बार अध्याय लिख लो, फिर वित्त आयोग हमने पढ़ तो लिया, फिर एक बार रिवीजन और करवा दूंगी। किसका जिक्र है? वित्त का, पैसे का। फाइनेंस लिख लो इसके पीछे, अगर कोई इंग्लिश में लिखे तो फाइनेंस लिख लो। अध्याय में इसमें आर्टिकल लिखो, 264 से शुरू हो रहा था, 291 तक चलेगा ये। फिर अध्याय सेकंड में इसमें बोरोइंग, ऋण लेना भी। जब रिलेशनशिप में आ जाते हैं ना तो ऋण लेना भी पड़ जाता है, पैसे सारे अपने पास नहीं होते, उठाना पड़ता है कर्जा। तो 292 से और 293 में, और जब वो वापिस नहीं दिए जाते फिर तलाक होते। अध्याय थर्ड में सुविधाएं और इसमें ना एक साथ, मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, इसमें ना साथ ये भी संपत्ति भी लिखा होता है। इसमें ना आप अध्याय में पढ़ोगे ना, इसमें संपत्ति लिखेगा। अब भाग हम फोर्थ करेंगे ना, वह संपत्ति का अधिकार जो 300 हम बाद में लेके ना, वो अध्याय फोर्थ में जोड़ा है। पहले इसमें लिखो संपत्ति, सुविधाएं, ऐसे मेरे बच्चे उसमें लिखी है आपके। जो आर्टिकल में कितने बच के, 244 से 294 से 300 तक में, 300 तक जिक्र है इनका। ए आगे आएगा ना, मैंने कहा ना फोर्थ भाग जोड़ेंगे। अब संपत्ति, वो संपत्ति का अधिकार बाद में जोड़ा है हमने। ये संपत्ति जो है तो प्रॉपर्टी का जिक्र है, परंतु इसमें ये दिया गया है, आपके ऐसी बातें लिखी गई है, क्योंकि वहां तो ऐसा लिखा आएगा, वहां ये थोड़ी तर्क थोड़ी करना पड़ेगा, हमें तो ऑप्शन चुनना पड़ेगा। तो अध्याय फोर्थ लिखेंगे। अध्याय फोर्थ में किसका जिक्र है? संपत्ति के अधिकार का। जो आर्टिकल में 300A में ये जोड़ा गया था। अब मैं जिस बच्चे से पूछूं वही बच्चा बताएगा। अब तुम्हारा पता चलेगा हंसी का। हो गया भैया सुई का? इस साइड बेंच वाले भी, जो दो लड़के बैठे हैं, दोनों मिलके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने ये संपत्ति का अधिकार था, ये पहले संपत्ति का क्या था भी? मौलिक अधिकार था। कौन से नंबर का मौलिक अधिकार था ये? सभी से नहीं पूछा मैंने, उन बच्चों से बात कर रही हूं। तुम सुन लो, वो सही बता रहे हैं। नहीं बताएंगे तो आगे बारी आ जाएगी, तुम्हारी भी आएगी। जो संपत्ति का अधिकार है, ये कौन सा मौलिक अधिकार था? कौन सा था भाई? कौन सा था भाई? छठा था। कौन सा था? छठा था। आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल कौन सा था भाई लड़कियों में? 31, 31 में। होल्ड कर रहे हैं कई बच्चे तो पेज। अरे नहीं करने की जरूरत तुम्हें, और किस लिए मैं पूछ रही हूँ, पेज फोल्ड करने की जरूरत नहीं है, तुम सुन लो। नहीं आता नहीं आता, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पढ़ने ही है, जीतना आता तो हम यहाँ क्यों आते? यही बात है। जो बच्चे आ रहे हैं जिनको काफी टाइम हो गया और मैंने बहुत बार रिवीजन दी है, तो पूछने का अधिकार बनता है टीचर का। जो बच्चा बताएगा दूसरा सुन लो आराम से। आपको तो ऐसे ही करना नहीं आ रहा जी, तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा क्लास से बाहर चल। कौन से आर्टिकल में जिक्र था भाई? 31 नंबर। कौन से संविधान? अब मैं जिससे पूछूं भाई बताइए। लड़कियों में भी ये जो पीले, जो जिनको हिजकी आ रही थी उसके साथ ये दोनों बता सकते हैं। कौन सा संविधान संशोधन के तहत ये अधिकार संपत्ति का वहां से हटा के आर्टिकल 300A में लेके आए?
लड़कों में कोने में बैठा, हाँ कड़ लगा के, कौन सा था? करेक्ट है, 44वां था। जो बच्चे कोने में बैठे ना उधर, 44वां संविधान संशोधन कब आया भाई? कब आया भाई? जोर से बोलो, 7 वाली से पूछ ले, कब आया? 78। मेरे को 72 सुना, तभी दोबारा पूछे। 44वां संविधान संशोधन कब आया? 1978 को आया था। 42वां कब आया था? 76 को आया था। तो हमने जो 44वां संविधान संशोधन था उसके तहत हमने जो 6 नंबर का मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, वहां से हटाकर इसे कानूनी दर्जा दिया गया और जो आर्टिकल क्या जोड़ दिया गया? 300A जोड़ दिया गया। यहां से क्वेश्चन आए गए। अब मौलिक अधिकार कितने हैं वर्तमान में? पहले कितने थे? क्लियर? इसके साथ हम ना इन सभी में से बेटा ये वित्त वाला करेंगे। वित्त आयोग बहुत बार पूछता है, कल आपके एग्जाम में क्वेश्चन था, कल आपने टेस्ट दिया था ना, उसमें था, तो हम वित्त आयोग करेंगे। चलो ये टॉपिक बनता है भी वित्त आयोग का। और ये मैंने ये नहीं है तुम्हें बताया नहीं है, बता भी दिया, क्योंकि हमने राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां कर रहे थे ना, उस टाइम मैंने ये बता दिया था तुम्हें। लगभग जितनी आज मैं बात बोलूंगी शायद 1-2 बातें नहीं बताई, बाकी सारी बातें बता दी मैंने। तभी कहती हूँ ना मैं जितना आप बताती हूँ, जो साथ साथ बताती जाती हूँ, फिर वही रिपीट हो रहा है। ये एक तो ये पूछता है मेरे बच्चों, जो वित्त आयोग है वो कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन है? सीधा आर्टिकल भी पूछ लेता है, तो 280 में है इसका। किस में है? 280 में। वित्त आयोग का स्पेशल अगर पूछे तो कौन से आर्टिकल में है? 280 में है जिक्र। क्लियर भी? अब हमने राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था भी? 200 आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? किनकी करता है? अब ऐसे लग रहा है जैसे हमारी भाषा में कहते हैं ना, सांप ही सूंघ गया सभी को, कोबरा ही आया है जैसे। लिखो, आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। और ये लाइन मेरे बच्चों वहां मैंने आपको लिखाई है, अगर आपने एक बार भी पढ़ा ना तो वहां ये सेम लाइन लिखाई है मैंने। दो सौ अस्सी में किसकी नियुक्ति करता है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की। कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्लियर भी? अब पूछ लिया आपसे एग्जाम में भी वर्तमान में जो है कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? कौन सा चल रहा है अभी? 15वां। जोर से बोला करो, गलत होगा बस सिर्फ ये बोल दूंगी गलत है। कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां चल रहा है। लिखो, वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अभी तक आपको श्योरली हो गया अभी 15 हो गए, भी चल रहा है तो 15 हो गए। तब पूछ सकता है भी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। लिखो में, एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। अब बात आएगी दिमाग में, फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष भी के.सी. नियोगी। वेरी गुड भी, के.सी. नियोगी भी। कौन थे? के.सी. नियोगी। और अभी ये जरूरी क्यों है? क्योंकि हाल ही में
ये जो इनका प्रोसेस होता है पहले समझ लो, इनका प्रोसेस होता है पैसे का लेन देन होता है। सेंट्रल सरकार में कल क्वेश्चन था ना, वित्त आयोग क्या करता है, वो सेंट्रल सरकार और राज्य सरकार में पैसे का लेन देन होता है ना, किन को कितना देना है, वो सारा कौन करता है, ये वित्त आयोग ही करता है बंटवारा। कल क्वेश्चन था आपका उसमें जो है। और ये इनके और क्या कार्य होते हैं, कार्य भी लिखाऊंगी सुन लो। इनका कार्य होता है, जो राष्ट्रपति होता है उसे वित्तीय सलाह देना। कौन सी सलाह देना, वित्तीय सलाह देना। और जो ये जो यहाँ से जो पैसे निकालना, जैसे आकस्मिक निधि हमने पढ़ा, संचित निधि पढ़ा, वहां पैसे डिवाइड करने होते हैं ना, वहीं भी डालने होते हैं। ये थोड़ी वहां कोई पेड़ लगाए वो अपने आप पैसे बनाता रहता है। तो वहां जो उनमें पैसे का डिवाइड करता है वो कौन करता है, वित्त आयोग करता है। कौन करता है, वित्त आयोग करता है। तो अभी तक वर्तमान में कितने वित्त आयोग हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं, 15। पहला वित्त आयोग पूछे कैसी नहीं होगी, और पूछ सकता है वित्त आयोग पहला कब आया, 1950 से ये 1955 तक। पहला, इसके पीछे लिख लो, यहां लिख लो, कोई बात नहीं, फर्स्ट लिख लो। फर्स्ट जो वित्त आयोग है वो 1950 से 1955 तक। और जो वित्त आयोग जो उनका कार्यकाल होता है ना, जो एक साल में इनको मतलब चलता तो इनका 5 साल है, पर हर पैसे का हिसाब तो हर साल होता है। तो इनका जो वित्त वर्ष होता है ना, वो लिखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। वित्त वर्ष पूछे तो कहां से भी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। वित्त वर्ष है वो कहां से भी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जैसे पहले बजट देते थे 1 मार्च को देते थे, अरे देते ही या नहीं देते, अब फरवरी में क्यों देने लगे, क्योंकि जो पैसे का लेन देन उनमें बंटवारा किया जाता है ना, तो उनपे बहस भी बहुत लंबी होती है। तो वो बहस पहले 1 महीने में कंप्लीट नहीं होता, अभी पहले पैसे बांट के दे दिए भी राज्यों, तो उनका हिसाब भी लेते हैं। जब पैसे दे दिए लोगों को तो सरकार उनका हिसाब भी लेते हैं भी, आपने कौन सी योजना में कितना खर्च किया, क्या किया, तो उनका डाटा देना पड़ता है। तभी जो सेंट्रल जो बैंक था, ये सेंट्रल सरकार का जो बजट था, ये 1 फरवरी को देने लग गए, ताकि 2 महीने में सारा प्रोसेस पूरा हो जाए। पहले 1 मार्च को देते थे, तब ये पूरी प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती थी, और हमें 1 अप्रैल से नया बरस शुरू हो जाता है ना। तो ये ध्यान रखना, वित्त वर्ष कहां से शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। क्लियर भी। तो हाल ही में ये चर्चाओं में रहा है, क्योंकि वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। हाँ जी, वर्तमान में लिख लो भी, जिन बच्चों ने नहीं लिख रखा लिख लो। वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। किनको किया गया, अरविंद पंगड़िया भी। आवाज नहीं आ रही भी, किसको नियुक्त किया गया, अरविंद पंगड़िया को। कौन से वित्त आयोग के, कौन करता है वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, कौन से आर्टिकल के तहत। क्लियर। अब अरविंद पंगड़िया का नाम है तो इसका भी कोई संबंध रहा होगा कहीं ना कहीं। हाँ जी, अरविंद पंगड़िया जो है ये पहले किस आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, उपाध्यक्ष रह चुके हैं। हाँ जी, लिखो अरविंद पंगड़िया क्या, अच्छा ये क्वेश्चन भी था। हाँ लिखो भी, अरविंद पंगड़िया नीति आयोग के फर्स्ट उपाध्यक्ष रह चुके हैं। और एक बार तुमने मेरे से, अब जैसे मैं पोलिटी की 5-7 क्लासें हो रही है शायद, एक बार कर लोगे इसको, आप 5-7 बार पढ़ लोगे तो मान के चलो 99% आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। भी हो सकता है कोई गहराई से स्टेटमेंट पूछ ले, तब तो मैं कह नहीं सकती, फिर तो चाहे कोई भी टीचर हो
पर 99% आपके गलत नहीं होंगे। और कोई क्वेश्चन चाहे वो SSGD का हो, चाहे ये रेलवे वाले जितने एग्जाम हो रहे हैं वहां से आ रहे हो, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और इतनी ज्यादा भी नहीं है मैंने भरकम भी पेज बढ़ाए हो, मेन पॉइंट टू पॉइंट लिखाइए बातें। अरविंद पंगरिया वो क्या थे? नीति आयोग के फर्स्ट उपाध्यक्ष थे। तो नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? पहले क्वेश्चन सुनो क्या बोल रही हूं मैं। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? हाँ जी सुनो, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। और जब से नीति आयोग आया है 1 जनवरी 2015 से, तब से लेके अब तक नरेंद्र मोदी है इसके अध्यक्ष में। ये बात नोट कर लो मेरे बच्चों, आएगी। नीति आयोग भी करेंगे हम, बाद में करेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब, परंतु ये लिख लो। लिखने में क्या, जितनी बार करोगे उतनी बार याद रहेगी। और वर्तमान में उपाध्यक्ष पूछ ले नीति आयोग के। हाँ जी कौन थे वर्तमान में? सुमन बेरी भी। और ये जेंट्स अभी क्या पता कि HSC ये पूछ ले भी मेल है या फीमेल है, लफड़ा हो जाए क्वेश्चन। HSC का कोई कुछ नहीं पता, क्योंकि कोई चक्कर नहीं है ना, क्वेश्चन कहीं से पूछ सकती है। तो क्या है अभी? फीमेल नहीं है, मेल है। बताने के बाद भी गलत बोल रही हूं। बस 2-1 बातें रही है मेरे बेटो, इसके लिख लो। ये 2 इसके कार्य और इसकी नगर वो योग्यताएं हैं। फिर इसको लेके चलना पड़ेगा, फिर नया टॉपिक शुरू कर देंगे ना। लिखो वित्त आयोग के कार्य लिखो। बातें नहीं हुई, बातें नहीं। पहले योग्यता करवा दूं, योग्यता लिख लो। इसकी योग्यता है भी, फर्स्ट लिखो भारत का नागरिक होना चाहिए। इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है भी, 5 वर्ष में। और जो इनकी उम्र है वो 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। 65 वर्ष का 65 वर्ष से इनकी आयु कम होनी चाहिए वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए। आगे लिखिए तीसरी, यह हाई कोर्ट का जज बनने की हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो। आगे 4th लिखिए, यह CAG बनने की योग्यता रखता हो, भारत का नागरिक हो, 65 वर्ष से कम उम्र हो, हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, CAG बनने की योग्यता रखता हो। आगे लिखो 5वें नंबर की, वो वित्त है उसका अच्छा जानकार हो, वित्त के बारे में, फाइनेंस के बारे में अच्छा जानकार हो। क्या हो गया? वित्त का अच्छा जानकार हो, मतलब जानकारी हो, उससे अच्छी जानकारी हो किसके बारे में? वित्त के बारे में। अगला लिखो 6, अच्छा अर्थशास्त्री हो, अच्छा अर्थशास्त्री हो, अच्छा अर्थशास्त्री हो। क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, 65 वर्ष कम होनी चाहिए उनकी आयु 65 वर्ष से,
हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, सीएजी बनने की योग्यता रखता हो, वित्त का अच्छा जानकार हो और अच्छा अर्थशास्त्री हो। अब उसकी जो कार्य लिखी, बस 3 है, उसकी कार्य लिख लो। कार्य फर्स्ट तो जो कल आपके एग्जाम में पूछा गया था, क्या था? फर्स्ट बोल दो, क्या था? यह लिखो, यह केंद्र और राज्यों के बीच धन का बंटवारा करता है। यहां धन की जगह साधन भी आ जाए, वित्त आ जाए, कुछ भी नहीं, तो ये एक ही बात है। केंद्र और राज्यों के बीच जो धन का बंटवारा करता है वो कौन करता है? वित्त आयोग करता है। कौन करता है? वित्त आयोग। ये कल क्वेश्चन था ना? हाँ, उसका यही ऑप्शन ठीक था। यह राष्ट्रपति को वित्तीय सलाह देता है। वित्तीय सलाहकार कौन होता है राष्ट्रपति का? वित्त आयोग होता है। आगे लिखिए, यह संचित निधि और आकस्मिक निधि में धन का बंटवारा करता है। इनको बांट के देता है धन, इतने पैसे तू रख, इतना तू रख। संचित निधि का कौन से आर्टिकल में वर्णन है? आकस्मिक निधि का। संचित निधि से पैसे निकालने हो तो किसकी सलाह लेनी पड़ेगी? संसद की। संचित छोटा अक्षर है, संसद भी छोटा है, ठीक है। इस तरीके से याद करोगे ना, दिमाग में बैठ जाएगी। संचित छोटा अक्षर है और संसद भी 3 अक्षरों का बना है, ये भी 3 अक्षरों का है, ठीक है। उसके बाद आकस्मिक थोड़ा बड़ा है। यहां से पैसे निकालने हो तो किसकी सलाह लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति की। जो आर्टिकल इसमें है भी 267, संचित निधि 266, ये आर्टिकल पूछता है सीधे। क्लियर भी? आकस्मिक निधि से पैसे इतनी जरूरत क्यों पड़ती है? आकस्मिक निधि से पैसे लगाने की भी, निकालने हो भी जरूर तुरंत प्राकृतिक आपदाएं आ जाए तो उससे किसकी जरूरत पड़ेगी? आकस्मिक निधि से पैसे निकालने हो तो किसकी सलाह लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति की। क्योंकि तुरंत चाहिए पैसे तो तुरंत तो राष्ट्रपति दे सकता है, और संसद में पूरा चलेगा, लोकसभा में जाओ, फिर राज्य में, फिर राष्ट्रपति में जाओ। क्लियर है सभी को? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? अब नहीं गलती करोगे ना वित्त आयोग में, नहीं करोगे? थैंक यू भाई।